हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कालानुक्रम क्या है, इसकी खोज किसने किया, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। फ्रेंड्स, यदि आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले हर टॉपिक को विस्तृत रूप से समझाया गया है। उसके बाद उसी टॉपिक के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज एवं कुछ अपने आप से बनाए हुए क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने वीडियो को स्टार्ट ही कर लिया है तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन काल में जो सिंधु है और उसकी सहायक नदियां हैं, नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता नामक एक पूरा स्थल सर्वप्रथम इसकी जानकारी होती है। इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु नदी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के जो सहायक हैं, जैसे हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर स्थित था, तो सिंधु तक सीमित न होकर एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि इसमें बताया क्या जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मसून ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का अन्वेषण किया। विशाल टीले की खुदाई किया। उसने वहां बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा और उसने यह समझा कि यह शहर सिकंदर महान के समय का है। उसको ये ख्याल आया कि हो सकता है कि यह शहर सिकंदर महान के समय का हो। फिर आगे 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रेंटन को ईंटों के टुकड़े के साथ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया, किंतु वह इस सभ्यता के महत्व को पहचान नहीं सके। सन 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आते हैं और कनिंघम ने इस स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं इकट्ठी किया, लेकिन वो इन वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं कर सके। उन्होंने सामान्य तौर पर ये माना कि ये वस्तुएं संभवतः भारत से बाहर की हैं, इसलिए उन्होंने गांव के लोगों के इस मत से सहमति प्रकट की कि यह शहर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। सन 1912 ईस्वी में J.F. फ्लूट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, परंतु वह भी सही मूल्यांकन करने में असफल रहे। आगे इसमें बताया जा रहा है कि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। किसने? दयाराम साहनी ने।
कहां पर? पंजाब में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। हड़प्पा के टीले का पता लगाते हैं। सन 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखालदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले को खोज निकाला। फिर भी 1924 ईस्वी में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट दी और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग उतनी ही प्राचीन थी जितनी मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी लगभग 5000 वर्ष पुरानी। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के तरीकों से और भी समर्थन मिलता है। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया और यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। कुछ नवीनतम शोधों के अनुसार इस सभ्यता का काल लगभग 8000 साल पुराना माना जाता है। कुछ पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों जैसे कुल्ली, क्वेटा, सोथी, नाल एवं आमरी से हुई है। किससे? कुल्ली, क्वेटा, सोथी, नाल एवं आमरी से हुई है। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है कि कालानुक्रम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें बताया गया कि हड़प्पा की सभ्यता, जिसने सिंधु नदी घाटी की सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता, जिसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या फिर परिपक्व हड़प्पा भी कहा जाता है, इससे अर्थ यायावर और कृषक समुदायों के एक लंबे समय से चले आ रहे विकास के चरमोत्कर्ष का पता चलता है। प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण की प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में हड़प्पा की सभ्यता का अभ्युदय हुआ। इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा की संस्कृतियों के लिए निम्नलिखित कालानुक्रम माना। सबसे पहले बताया गया इसमें कि 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक, 5500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण युग जब आ जाता है, पीटमांड पर्वतपाद क्षेत्र में मेहरगढ़ से प्रारंभ होकर अन्य जगहों पर भी कृषि और कृषक समुदायों का प्रसार हुआ। 5000 ईसा पूर्व तक बलूचिस्तान में अनेक छोटे बड़े खेतिहर गांव बस चुके थे। क्वेटा की घाटी में किली गुल मोहम्मद और कलात तथा अफगानिस्तान में कंधार के पास मुंडी गाक जैसे गांव अस्तित्व में आ चुके थे। तक्षशिला के पास सरायखोला और बन्नू के दक्षिण में शेरी खान तरकई जैसी बस्तियां भी इसी काल की हैं। 4000 ईसा पूर्व तक मकरान तट पर स्थित कराची के पास बालाकोट की बस्ती भी अस्तित्व में आ चुकी थी। संभवतः यह समुद्री सीपियों की स्रोत बनी हो। ऐसा माना गया कि ये समुद्री सीपियों की स्रोत रही हो। आगे हम देखते हैं, 4000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ फैलकर कोई 50 हेक्टेयर की बस्ती बन चुका था। मकानों और अन्य भंडारों के निर्माण की परंपरा तो जारी रही, परंतु साथ में मेहरगढ़ के लोग अब बड़े पैमाने पर तांबे का उपयोग करने लगे थे और बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां और चाक के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। इन बर्तनों पर की गई चित्रकारी को बलूचिस्तान के खेतिहर समुदायों के मृदभांड की विशेष पहचान माना जाता है। 4000 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में पीटमांड अंचल में विकसित कृषि व्यवस्था सिंधु की घाटी में सफलता के साथ शुरू की गई। 4000 ईसा पूर्व में उत्तरार्ध में पीटमांड अंचल में विकसित कृषि व्यवस्था सिंध की घाटी में सफलता के साथ शुरू की गई। आमरी सभ्यता ज्यादातर बलूचिस्तान के पैटर्न पर विकसित हुई प्रतीत होती है। हाकरा नदी की आज सूखी तलहटी वाले मैदानों में करीब 40 स्थल सामने आए हैं।
3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक आरंभिक हड़प्पा काल, इसके बारे में बताया गया है कि विस्तृत क्षेत्रों में मृदभांड निर्माण कला की साझी परंपराओं का पता चलता है। इसलिए कुछ विद्वान इसे क्षेत्रीय परंपराओं के उदय का काल भी कहते हैं। जैसे आमरी, नाल, कोटदीजी, सोढ़ी, सीसवाल और दम्ब सादात संस्कृतियां मूल रूप में चीनी मिट्टी के आधार पर विभेदित थी। ये संस्कृतियां स्थान के संदर्भ में एक दूसरे को ढकती हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान और क्वेटा घाटी के ग्राम्य समुदायों से चित्रित मृदभांड की मिलती जुलती किस्मों के उपयोग का पता चलता है। उन पर कुबड़ वाले बैल और पीपल के पत्तों को दर्शाती प्रकृतिवादी सज्जा मिलती है। अफगानिस्तान में मुंडीगा क्वेटा घाटी में दम्ब सादात और राना घुंडई से मिलती जुलती मिट्टी की मूर्तियों के प्रयोग का पता चलता है। मध्य और दक्षिणी बलूचिस्तान में अंजिरा, तोगांव, निंदोवरी और बालाकोट जैसी बस्तियों का पता चलता है। फारस की खाड़ी के नगरों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। सिंध क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि सिंध की मैदानी बस्तियों में नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे। कालक्रम में सिंध का क्षेत्र भावी विकास क्रमों का केंद्र बिंदु बनकर उभरा। पीटमांड अंचल के विकास क्रम मेहरगढ़ में 3000 ईसा पूर्व के आरंभिक भाग में प्रभावशाली विकास क्रम जारी रहे। गोमल के दर्रे के पास रहमान ढेरी बस्ती में नियोजित लंबोतर बसाव और अनेक प्रकार के कम कीमती पत्थरों की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। बन्नू क्षेत्र में तरकाई किला से अनाजों की बहुत सारी किस्मों का पता चलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि पास की लेम्बा नाम की एक बस्ती के निवासी पत्थर के औजार बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके थे और कुछ क्षेत्रों में उम्दा किस्म की पत्थर की खदानें थी, जिनका दोहन न केवल स्थानीय समुदाय के उपयोग के लिए बल्कि दूर दराज की वस्तुओं के साथ विनिमय के लिए भी किया जा रहा था। आगे हम देखते हैं सिंध की निचली घाटी। इसके बारे में क्या बताया गया है कि सिंध की निचली घाटी में आमरी सभ्यता एक सुस्पष्ट परंपरा के साथ उभरी। सिंध की निचली घाटी में आमरी सभ्यता एक सुस्पष्ट परंपरा के साथ उभरी और वे लोग ईंट पत्थर के मकान बनाते थे और मृदभांडों पर कुबड़दार भारतीय बैल चित्रित थे। गुजरात में स्थित धौलावीरा और सुरकोटदा जैसी लगभग समकालीन बस्तियों में और इन लोगों में कुछ साझी विशेषताएं थी। गुजरात में स्थित धौलावीरा और सुरकोटदा जैसी लगभग समकालीन बस्तियों में इन लोगों में कुछ साझी विशेषताएं थी। आगे हम देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि सिंध के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो के सामने कोटदीजी की बस्ती स्थित है और इस बस्ती की सबसे दिलचस्प चीज चौक पर बने बर्तन है, जिन पर गहरे किरमिजी रंग की सादा धारियों की सजावट है। उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी दूर दूर स्थित बस्तियों में इस तरह के मृदभांड मिले हैं और साथ ही ये सिंध नदी के पूरे विस्तार में भी मिलते हैं, जहां हड़प्पा पूर्व काल के गांव पाए गए हैं। और मृदभांडों की समान परंपरा कृषक समुदायों के बीच अधिक संपर्क का परिणाम है। इस काल में खेतिहर समाज के जीवन निर्वाह का आधार पैदा हो चुका था और यही आधार आधुनिक काल तक में इस क्षेत्र की जनता के आर्थिक जीवन को संचालित करता है। गेहूं, जौ, अलसी, मटर, दालें, तिल, खजूर, अंगूर, कपास की खेती की जाने लगी थी। भेड़, बकरियां, कुबर वाले बैल, मवेशी और भैंसे पालतू जानवर थे। कालीबंगन से गहन कृषि का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगन का साक्ष्य तथा समकालीन सोथी, सीसवाल उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। कालीबंगन का साक्ष्य समकालीन सोथी, सीसवाल कहां से? उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से मिलता है। यहाँ पे संस्कृति अच्छे खासे पैमाने पर तांबे के उपयोग का संकेत देती है। सोथी, बाड़ा और सीसवाल जैसी बस्तियों में मिट्टी के बर्तनों की जो शैलियां प्रचलित थी वो कालीबंगा के मिट्टी के बर्तनों की शैलियों के समान थी। तांबे की खानों का उपयोग आरंभिक हड़प्पा काल में ही शुरू हो गया था। मेहरगढ़ और रहमान ढेरी जैसी बस्तियों में
तांबा कांसा के कम उपयोग के प्रमाण मिले हैं और उसका उपयोग चूड़ियां, सुआ और छेनियां बनाने में होता था। बाद के नगरीय चरण के विपरीत उत्पादन की तकनीकी काफी आदिम थी। धातुओं की वस्तुएं ठंडी गढ़ाई और खुले सांचे वाली ढलाई द्वारा तैयार की जाती थी और सोने चांदी का बहुत कम प्रयोग किया जाता था। इसी समय गांव सबसे अधिक संख्या में आबाद हुए। घग्गर हाकरा की घाटी इस काल में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र थी और बलूचिस्तान क्षेत्र में इस काल में बस्तियों की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ी। आगे देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि सबसे नाटकीय विकास क्रम बस्तियों की योजना में आए। सबसे नाटकीय विकास क्रम बस्तियों की योजना में आए। कालीबंगन, रहमान ढेरी, कोट दीजी और बनवाली जैसी बस्तियों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन में ईंटें और तैयार करने और बिछाने के मानक नियमों का साक्ष्य मिलता है। मिट्टी की गाड़ियों का मिलना संकेत देता है कि बैलगाड़ियां यातायात की प्रचलित प्रौद्योगिकी का अंग थी। मेहरगढ़ और रहमान ढेरी जैसे स्थलों पर मुहरों का प्रयोग किया जाता था और 3000 ईसा पूर्व के आरंभ तक सिंध क्षेत्र कृषि, अनेक फसलों की खेती, यातायात, नाव और बैलगाड़ी, धातु कर्म, छोटे पैमाने पर धातुओं का उपयोग और नगर योजना जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका था। आगे हम देखते हैं नगरों का उदय। इसमें बताया गया है कि नगरों के उदय में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं की पहचान की जा सकती है। जनसंख्या का स्थानांतरण। सबसे पहले क्या है? जनसंख्या का स्थानांतरण। घग्गर हाकरा घाटी में बसाव के ढेर के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पूर्व काल की बहुत थोड़ी सी शुद्ध खेतीहर बस्तियां नगरीय चरण तक बच सकी और हाकरा के मैदानों में 37 स्थलों में से केवल 3 पर ही नगरीय चरण में आबादी रही। हाकरा के मैदान में 37 स्थलों में से केवल 3 पर ही नगरीय चरण में आबादी रही। जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या बताया गया है? इसमें बता रहे कि आरंभिक हड़प्पा काल के शेष बचे 3 स्थलों के अलावा घग्गर हाकरा में इस काल में 80 नई परिपक्व हड़प्पाई बस्तियां अस्तित्व में आई। यदि हम आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के क्षेत्र को जोड़ें तो जोड़ 210 हेक्टेयर आता है और दूसरी तरफ परिपक्व हड़प्पा चरण में कुल आबाद क्षेत्र 450 हेक्टेयर था और इससे जनसंख्या में वृद्धि का संकेत मिलता है। युद्ध समान दशाएं। इसमें बताया गया है कि नगर के उदय के साथ विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक टकरावों की भी संख्या बढ़ी। नौशेरा और कोट दीजी जैसे दूर दूर बसी बस्तियों तक में हमें आरंभिक हड़प्पा काल के अंतिम भाग में बस्तियों के जलाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। नए नगरीय चरण की इमारतें राख की सतह से ठीक ऊपर बनाई गई हैं। कालीबंगन जैसी बस्तियों में पुरानी बस्ती को जलाने के बाद एक नया नगर बसाया गया, जहां नगर योजना और किलेबंदी एक परिपक्व हड़प्पाई पैटर्न दिखाई देता है और इस नगर को नष्ट करने वालों ने योजना के अलग सिद्धांतों पर नगर बसाया। बस्तियों के आकार में वृद्धि। नगर पूर्व चरण की सबसे बड़ी बस्तियां जहां 20 से 50 हेक्टेयर तक थीं, वहीं मोहनजोदड़ो जैसी नगरीय बस्ती 150 हेक्टेयर में फैली हुई थी। बताया जा रहा है कि नगर पूर्व चरण की सबसे बड़ी बस्तियां जहां 20 से 50 हेक्टेयर तक थीं, वहीं मोहनजोदड़ो जैसी नगरीय बस्ती 150 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी। 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक पूर्ण विकसित हड़प्पा युग। बताया गया कि बड़े बड़े शहरों का अभ्युदय हुआ। समान आकार की ईंटें, तौलने के बाट, मुहरें और मिट्टी के बर्तन, नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार हुआ। पूर्ण विकसित हड़प्पा के बारे में क्या बताया गया कि बड़े शहरों का अभ्युदय हुआ, समान आकार की ईंटें बनाई जाने लगी, तौलने के लिए बाट का प्रयोग हुआ, मुहरें और मिट्टी के बर्तन बनाए गए, नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार। आगे बताया जा रहा है कि 1800 ईसा पूर्व से आगे उत्तर हड़प्पा युग। हड़प्पा की सभ्यता के बहुत से शहर खाली हो गए। अंतर क्षेत्रीय विनिमय में ह्रास हुआ।
लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। हड़प्पा की सभ्यता के शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा यानी ग्रामीण परंपरा जारी रही। पंजाब सतलुज यमुना की ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन हुआ और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं को अपनाया गया। तो अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन है। हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी शारीरिक बनावट के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के अध्ययन से मानव जाति को निम्नलिखित 4 समूहों में विभाजित कर दिया गया। सबसे पहला आद्य ऑस्ट्रेलॉयड और दूसरे भूमध्य सागरीय, तीसरे मंगोलीय तथा आद्य नॉर्दिक और चौथे अल्पाइन। इसमें बताया गया कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता से जुड़े विद्वानों के मत, विद्वानों ने अलग अलग, जो विद्वान है उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है। तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वरूप और रामचंद्र आर्य को मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन को मानते हैं। राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ थे आर्य सभ्यता के निर्माता, जबकि व्हीलर कहते हैं दस्यु एवं दास, जो दस्यु लोग थे, जो दास थे, उन्होंने सिंधु सभ्यता को बनाया, यानी उनके माध्यम से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। और पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, रहमान ढेरी, आमरी, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, चक, पुरबाने सियाल, जुडीर जोदड़ो आदि महत्वपूर्ण स्थल हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सोरतुगई नामक प्रमुख क्षेत्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र मेसोपोटामिया और मिस्र की समसामयिक सभ्यताओं से अधिक है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया में बस्तियां नदी मैदानों के पार घने समूहों में फैली हुई थी। फिर भी घग्गर हाकरा क्षेत्र में बसी बस्तियों को छोड़कर हड़प्पा सभ्यता की अन्य बस्तियां बहुत कम घनी और बिखरी हुई थी। उदाहरण इसका मिलता है कि राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बीच सैकड़ों किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान और दलदल भरा इलाका था। सोरदुगई का सबसे निकट का हड़प्पा पड़ोसी 300 किलोमीटर दूर था। अधिकांश हड़प्पाई बस्तियां सिंध के उपजाऊ मैदानों में स्थित है। वहीं उनकी एक बड़ी संख्या शुष्क मरुस्थलों के किनारे जैसे ईरान की सीमा पर मकरान तट पर सुतकांगेडोर घास के मैदानी क्षेत्र में बदख्शां में सोरतुगई स्थित है। और ये स्थान हड़प्पाई अभिजात्य वर्ग की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बसाए गए थे। हड़प्पाई बस्तियां 150 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र की थी। अधिकांश स्थल 6 हेक्टेयर या इससे कम के थे। हर भौगोलिक क्षेत्र में बस्तियों का अपना पदानुक्रम था। इसका उदाहरण है कि घग्गर हाकरा घाटी के चोलिस्तान क्षेत्र में गनवेरी वाला बस्ती तो हड़प्पा जितनी ही बड़ी यानी 150 हेक्टेयर है, जबकि 8 बस्तियां 10 से 50 हेक्टेयर, 20 बस्तियां 5 से 10 हेक्टेयर और 44 बस्तियां 1 से 5 हेक्टेयर तक की हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र मांडा एवं जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। यानी कि पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में मांडा और इधर उत्तर में जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर से पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर तक की जो दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर है। उत्तर में स्थित रहमान ढेरी से दक्षिण में स्थित भगत राव की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी पुरास्थल महाराष्ट्र का दैमाबाद हड़प्पाकालीन एवं ताम्रकालीन स्थल माना जाता है। अब हम देखते हैं काल निर्धारण। तो
सिंधु सभ्यता की तिथि का जो काल निर्धारण है भारतीय पुरातत्वविदों के बीच विवाद का विषय रहा है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 में इस हड़प्पा की तिथि लगभग 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की है, जबकि रेडियो कार्बन कार्बन 14 जैसे विश्लेषण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और यह सभ्यता 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य परिपक्व अवस्था में थी। आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो जॉन मार्शल बताते हैं 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके बताते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स बताते हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व, CJ गेट के अनुसार बताया गया 2350 से 1750, मार्टिमर व्हीलर बताते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व और फेयर सर्विस बताते हैं 2000 से 1500 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय क्रांति थी, यद्यपि यह आद्य ऐतिहासिक काल में घटित हुई। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान हमें पुरातात्विक अवशेषों एवं अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन तथा उन्नत जल निकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रथम दुर्गीकृत नगर जिसमें शासक वर्ग निवास करता था, दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र जहां आमतौर पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पी, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नालियों को पत्थरों की सिल्लियों से ढक दिया जाता था और इन नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में नरमोखे यानी मेन होल बनाए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का आश्चर्यजनक निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता के घरों में आमतौर पर आंगन, रसोई घर, स्नानागार और कुओं के अवशेष भी मिले हैं। इन घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिनमें 4:2:1 यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी जो उसकी मोटाई होती थी, इसका ज्यादा प्रचलन मिलता है कि 4:2:1। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे स्थानों तथा दूसरी अनेक बस्तियों में सुनियोजित आवास समूहों तथा सुनियोजित सड़कों और नालियों से एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता है, और ये नगर पूर्व स्थित गांवों से स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुए। मकानों का सुविचारित पैटर्न संकेत देता है कि ये नगर सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे या इन नगरों का निर्माण पहले हुआ और निवासी यहाँ बाद में आए। और इससे यह भी संकेत मिलता है कि रहने के लिए घर विशेष का स्थान निर्धारण और निर्माण संबंधी फैसले नगर पर शासन करने वाली एक उच्चतर संस्था द्वारा लिए जाते थे। भवन निर्माण परंपरा में कुछ नवीनता देखी गई। बड़े खंभेदार हॉल, चौबारा, दालान, मोटी दीवारों वाले 2 मंजिला ढांचे परिपक्व हड़प्पा काल की विशेषता थे। धौलावीरा, गुजरात में हमें निर्माण सामग्री की नवीनता के रूप में पत्थरों का व्यापक उपयोग दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता यहाँ की व्यापक जल निकास प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सफाई की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। प्रमुख सड़कों एवं गलियों के नीचे 1 से 2 फुट गहरी ईंटों एवं पत्थरों से ढकी नालियां थी, जो एक मुख्य नाले से जुड़ती थी। सुमेर के निवासी अपने घरों के आंगन में मिट्टी की ऊर्ध्वाधर नालियां बनाते थे, पर उनमें जल निकास द्वार नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पकी हुई और बिना पकी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। कई प्रकार बड़ी, मझली एवं छोटी ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी। 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का निश्चित अनुपात होता था। निचले शहर में सड़कें एवं गलियां एक योजना के अनुसार मुख्य मार्ग से उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक थी और गलियां 1.80 मीटर तक चौड़ी होती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन बस्तियों की नगर योजना में कुछ समानताएं हैं। ये शहर 2 भागों में विभाजित थे।
शहरों के पश्चिम में किला बना होता था और बस्ती के पूर्वी सिरे पर नीचे एक नगर बसा होता था। यह दुर्ग या किला ऊंचे चबूतरे पर कच्ची ईंटों से बनाया जाता था और ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग में बड़े बड़े भवन होते थे जो संभवतः प्रशासनिक या धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। निचले शहर में रिहायशी क्षेत्र होते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किलों के चारों ओर ईंटों की दीवार होती थी। कालीबंगन में दुर्ग और निचले शहर दोनों के चारों ओर दीवार थी। निचले शहर में सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं और समकोण बनाती थी। नगर नियोजन और नगर में शासन करने वाली उच्चतर संस्था की विद्यमानता के अलावा व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट जैसे पुरातत्वविदों का यह भी मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संरचना और बनावट में असाधारण प्रकार की एक रूपता थी। संकल्पना की अभिन्नता का यह विचार उन विदेशी समुदायों से लिया गया था जिन्होंने अकस्मात हमला करके सिंधु घाटी को जीत लिया और नए नगरों का निर्माण किया। भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की विद्यमानता, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और संसाधनों एवं तकनीकी की सीमितता को देखते हुए आजकल विद्वान इन विचारों को अस्वीकार कर रहे हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के एक भाग मूनार क्षेत्र में सड़कों की पंक्तिबद्धता शेष क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न है और इसका निर्माण एक सी सपाट इकाइयों में नहीं हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। कोट दीजिए और आमदी मोहनजोदड़ो के एक भाग मूनार क्षेत्र में सड़कों तथा इमारतों का पंक्तिबद्धता शेष क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न है। मोहनजोदड़ो का निर्माण एक सी सपाट इकाइयों में नहीं हुआ था। वास्तव में इसका निर्माण अलग अलग समय में हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगन में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कोट दीजिए और आमरी जैसी बस्तियों की किलेबंदी नहीं थी। और लोथल की बस्ती आयताकार थी जिसका कोई आंतरिक विभाजन नहीं था। यह बस्ती चारों तरफ से ईंट की दीवार से घिरी थी, अर्थात दुर्ग और निचले शहर में विभाजन नहीं था। कच्छ में सुरकोटदा नामक बस्ती दो बराबर हिस्सों में बटी हुई थी और यहाँ के निर्माण में मूलतः कच्ची मिट्टी की ईंटों और मिट्टी के ढेलों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत सी बड़ी और महत्वपूर्ण इमारतें निचले नगर में स्थित थी। निचले शहर के मकानों के आकार प्रकार में विविधता देखने को मिलती है। एक कोठरी वाले मकानों से लेकर आंगन और 12 कमरों तक वाले मकान मिलते हैं और अधिक बड़े मकानों में कुएं, शौचालय और गुसलखाने भी थे। कुछ मकान 2 से 3 मंजिल के भी होते थे। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोग अमीर गरीब में विभाजित थे। इन मकानों का नक्शा लगभग एक समान लगता था। एक चौरस प्रांगण और चारों तरफ कई कमरे। घरों में प्रवेश के लिए संकीर्ण गलियों से जाना पड़ता था। सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी। निचले शहर के मकानों में काफी बड़ी संख्या में कर्मशालाएं भी स्थित थीं। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में कला और शिल्प के बारे में देखेंगे एवं अन्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।